तो अब काफी दिन हो गए ये जो न्यू H1B वीजा पॉलिसी है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको आए हुए मैं इसके बारे में थोड़ा सा लेट इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इन द पास्ट काफी दफा ऐसा हुआ है कि ट्रम्प की कुछ पॉलिसीज आती थी और उसके बाद उन पॉलिसीज को या तो वो ओवरटर्न खुद ही कर देता था या फिर उनमें कोई चेंजेस लाके दोबारा से उन पॉलिसीज को लॉन्च कर देता था। तो आई जस्ट वांटेड टू वेट फॉर अ फ्यू डेज के थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। और मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इस वक्त ये जो पॉलिसी चल रही है ना, यही पॉलिसी आगे कंटिन्यू करेगी और इसके अंदर शायद कुछ मजीद चेंजेस लाए जाए। जो आज से पहले ये पॉलिसी थी अप टिल द पॉइंट के जब ये चेंजेस ट्रम्प लेकर आया है, वो वाली पॉलिसी डेफिनेटली आगे अमेरिका में कंटिन्यू नहीं होगी। और एक नई पॉलिसी जो कि इस वक्त करंट फॉर्म के अंदर चल रही है, या तो वो आगे कंटिन्यू करेगी या उसके अंदर हो सकता है कुछ 19-20 का फर्क ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या इवन के ट्रम्प के बाद भी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो आई थिंक वो उसी को आगे लेके चलेंगे। क्योंकि यूएस के अंदर ना एक चीज मैं आपको बता दूं, जब एक दफा पॉलिसी आ जाती है ना, वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। 4 लोगों के ऊपर भी अगर वो इम्प्लीमेंट होगी है ना, अब आगे उसको किसी और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कंप्लीटली नलीफाई या कैंसिल ऑफ नहीं करना होता। सो इट इज हेयर टू स्टे। इफ समवन इज थिंकिंग कि यार ये शायद हो सकता है अगले साल खत्म हो जाए या इन द नियर फ्यूचर खत्म हो जाए, आई डोंट थिंक इट विल हैपन। हाँ, इसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस आ सकते हैं, बट जो आप पॉलिसी आज से पहले इसको जिस शक्ल में देखा करते थे वो शक्ल इसकी बिल्कुल नहीं रहेगी। मोस्ट लाइकली जो इस वक्त इसकी शक्ल इख्तियार होगी भी है उसी शक्ल के साथ ही आगे चलेगी। अब इस वक्त करंट पॉलिसी क्या है? करंट पॉलिसी ये है कि आज के बाद, सितंबर के बाद, जो भी बंदा H1B वीजा के लिए अप्लाई करेगा यूएस के अंदर, उसको $1 लाख जो है ना वो पे करने होंगे एज पार्ट ऑफ द वीजा फी। ये वन टाइम फी होगी। अब जाहिर है कि इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया में है, हु आर एमिंग फॉर अप्लाइंग टू यूएस, उनके जहन में बहुत ज्यादा कंसर्न्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी। तो आई थॉट कि इस वीडियो के अंदर ना मैं उनको जरा डिटेल के अंदर डिस्कस करता जाता हूँ और आप लोगों को क्लियरली एक ब्लैक एंड व्हाइट में एक इसका एक जवाब भी मिल जाएगा कि क्या आपको यूएस एज अ फेवरेट डेस्टिनेशन अब देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। जो हाईली स्पेशलाइज्ड और एक्सपीरियंस टेक टैलेंट है, स्टेम टैलेंट, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन फील्ड्स के अंदर जितना भी एक्सपीरियंस्ड और हाईली स्पेशलाइज्ड टैलेंट है ना, उसको इस पॉलिसी का बहुत फायदा होगा। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। देखें, होता क्या था इन द पास्ट कि आप एक एक्सपीरियंस बंदे, आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है, अब आप यूएस के अंदर पहुंच गए, आपने यूएस के अंदर अपना डिग्री की, उसके बाद 2 साल 3 साल आपने ओपीटी पे काम किया। अब होता क्या था कि यूएस के अंदर ना एक सिस्टम बड़ा ही पैथेटिक किस्म का चला आ रहा था कि अब आप एक लॉटरी H1B वीजा के अंदर अपनी एप्लीकेशन आपका एम्प्लॉयर डालता था। इट वाज अ लॉटरी सिस्टम कि अब आपकी बेतहाशा आपके पास टैलेंट है, आपके पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन अब क्या हो रहा है जी, आप जो है ना वो उन्हीं लोगों के साथ H1B वीजा के लिए कम्पीट करेंगे जिनके पास जीरो टैलेंट या बहुत ही सब पार्ट किस्म का टैलेंट है। एक बंदा है जो कि यूएस के अंदर फॉर एग्जांपल बैठा हुआ है और वो कहता है कि जी मैं तो काम करता हूँ लेट्स से किसी छोटी मोटी सी कंपनी के अंदर, और उसके पास कोई तरह एक्सपीरियंस भी नहीं है, कोई इतनी प्रोफाइल भी नहीं है, कोई तरह उसने कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से भी नहीं पढ़ा हुआ, बस छोटा मोटा सा कहीं से उसने डिग्री कर ली है जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, डिग्री लेने की खातिर या अमेरिका में आने की खातिर वो डिग्री करके और अमेरिका में आके बैठ जाता है और अपने किसी चाचे मामे फूफी ताई की कंपनी के अंदर अपने आप को एज एन एम्प्लॉय शो करा के वो भी H1B वीजा के लिए अप्लाई कर सकता था। बल्कि मैं जाती तौर पे अपने काफी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान से गए अमेरिका के अंदर और एक बड़ी ही कोई अननोन किस्म की यूनिवर्सिटी से उन्होंने किसी चीज के अंदर डिग्री कर ली और उसके बाद वो अपनी ही किसी रिलेटिव की अमेरिकन कंपनी के अंदर, जो कि इटसेल्फ कोई कंपनी नहीं होती थी, बस वो एक आप समझ लें बराए नाम कंपनी होती थी, उसके अंदर वो उसको एज एन एम्प्लॉय के तौर पे दिखा देते थे और उसके बाद वो H1 में चला आता था। अब अगर वो लॉटरी में उसकी किस्मत हुई तो उसका वीजा निकल आता था। अब आप सोचेंगे इसकी वजह से होता क्या था कि बहुत सारे जेन्युइन केसेस जो कि आप जैसे लोग होंगे जिन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया होगा, जिन्होंने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की होगी, जिन्होंने अच्छी डिग्री की होगी, अच्छी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा होगा, रिसर्च पर किया होगा, वो बंदा बेचारा ऐसे लोगों की वजह से जो होता था ना वो H1B लॉटरी सिस्टम के अंदर फारिग हो जाता था। तो इसका एक फायदा तो ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ अब वो लोग जो जेन्युइन केसेस है, जिनके पास टैलेंट है, जेन्युइन टैलेंट है, वो आगे जो है वो अब आएगा और इससे फायदा उठा सकेगा। हाईली स्पेशलाइज्ड टैलेंट की मैं बात क्यों करता हूँ, एक्सपीरियंस टैलेंट की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉयर को $1 लाख की जो फी है ना वो जस्टिफाई ही तब होनी है जब उसको एक ऐसा टैलेंट मिलेगा जो कि उसको पता है कि मुझे यूएस में मिलना नहीं है, और अगर यूएस में मुझे मिलना है तो वो जिन दामों पे मिलना है, जिस रेट पे मिलना है, वो रेट बहुत ज्यादा होगा। इससे बेहतर है कि यार मैं उसकी 2/3 ऑफ दैट कॉस्ट के ऊपर एक इंटरनेशनल टैलेंट रख लूं और उसके $1 लाख वन टाइम फी देकर उसको 3 साल 5 साल 6 साल
के लिए अपने साथ सिक्योर कर लो। तो इफ यू आर अप्लाइंग टू द यूएस, तो पहला काम आप ये मेक श्योर करें कि आप पाकिस्तान के अंदर या अपने मुल्क में रहकर जहां पे भी आप बैठे हुए अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, सॉलिड एक्सपीरियंस गेन करें, रिसर्च करें, पेपर्स पब्लिश करें। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जितना आप टेक्निकली इक्विप्ड होंगे, द बेटर योर चांसेस ऑफ परसुएडिंग द यूएस एम्प्लॉयर टू स्पॉन्सर यू वुड बी। अगर आप स्टेम के अंदर है और आप टेक्नोलॉजी के अंदर है ना, तो इससे ज्यादा अच्छा टाइम आपके पास अमेरिका में परमानेंटली सेटल होने का कोई नहीं है, जो अब आपको ट्रंप ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन उसका प्री रिक्विजिट किया है कि आपको अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रोफाइल को छड़ो पर उठो यहाँ से निकलो, मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, कल अमेरिका पहुंच जाता हूँ, जाके डिग्री करके आगे घुस जाता हूँ, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए किसी एम्प्लॉयर को कन्विंस करना टू स्पॉन्सर यू। हो सकता है वजह उसकी क्या है कि आपको अमेरिका जाने के बाद भी आपके पास वाफर अपॉर्चुनिटीज होंगी बिफोर द एम्प्लॉयर कैन स्पॉन्सर यू फॉर H1B वीजा। उसके ऊपर मैं अभी बाद में आता हूँ। लेकिन इफ यू आर अ टेक टैलेंट, इफ यू आर अ स्टेम पर्सन, इफ यू आर एन इंजीनियरिंग गाय, इफ यू आर अ क्वांटिटेटिव गाय, दिस इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई इन द यूएस फॉर अ मास्टर्स और अ पीएचडी डिग्री। आपके लिए आगे कोई लॉटरी का चक्कर नहीं होगा। आपके लिए जो पूरी पूरी सड़क होगी ना आगे, वो क्लियर होगी, आप मेरिट के ऊपर आगे जाएंगे। आई लव दिस पॉलिसी बिकॉज ऑफ दैट। बट ऑब्वियसली इसके अंदर ऐसे लोग जो कि इतने स्पेशलाइज नहीं है, जो कि रिलेटिवली लेस एक्सपीरियंस्ड है, उनको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं ये बात को दोबारा कर रहा हूं कि प्लीज पाकिस्तान के अंदर रहकर अपना एक्सपीरियंस पहले बिल्ड करें, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, इंडस्ट्री के लिए काम करें, रिसर्च करें। उसके बाद 3 4 साल 5 साल के बाद एक दफा आप अमेरिका पहुंच गए, आगे आपके लिए इट वुड बी नो लक वाले कोई फैक्टर फिर नहीं होगा कि जी लॉटरी में जाऊं तो किस्मत हुई तो आ गया, नहीं आया तो ना सही। यूएस के अंदर ना आप जब डिग्री करते हैं, चाहे आप मास्टर्स करते हैं, चाहे आप पीएचडी करते हैं, एक स्टेम फील्ड के अंदर, तो आपको 3 साल का जो है ना एक ओपीटी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्क परमिट आपको यूएस में मिलता है, जिसके ऊपर आप 3 साल अमेरिका में काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक बंदा है जिसके पास जीरो वर्क एक्सपीरियंस है पाकिस्तान से, और वो अमेरिका चला जाता है, स्टेम का बच्चा है, लेट्स से उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है, वो उसके लिए अभी भी चांस है अमेरिका के अंदर H1B के अंदर सेट होने का। वजह क्या है, जब वो ग्रेजुएट करेगा ना तो 3 साल उसको H1 की कोई टेंशन नहीं लेनी, वो ओपीटी पे काम करेगा। ओपीटी पे काम करने का मतलब ये है कि वो 3 साल के अंदर आप अपनी पूरी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं while being in the US। तो still those people who are working in fields like AI, like machine learning, like computer science, like cyber security, electrical engineering, mechanical engineering, जिनके पास जीरो एक्सपीरियंस है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो अगर कहते हैं कि नहीं जी हमें तो बड़ी बहुत जोर से अमेरिका आया है, हमने अभी जाना है, तो चले जाए। लेकिन आपको जो 3 साल ओपीटी होगा ना, उसके अंदर अपनी जान लगानी पड़ेगी अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने में, ताकि आगे चौथे साल आपको आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर दे। ये अगेन ये मैं रिकमेंड ये नहीं कर रहा करने को, मेरी जो रिकमेंडेशन है ना, अगर आज मैं आपकी जगह हूं तो मेरा आइडियल पाथवे ये होगा कि मैं अपने आप को, मैं पाकिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हूं, मैंने अपना बैचलर्स किया है, मैं अपना आपको पाकिस्तान के अंदर 3 से 4 साल या कम से कम 2 से 3 साल खपाऊंगा और रगड़ा खाऊंगा, और मैं अपनी टेक्निकल प्रोफाइल बिल्ड करूंगा, मैं एक्सपीरियंस गेन करूंगा, मैं पेपर्स पब्लिश करूंगा, मैं जितना अपने आप को इक्विप कर सकता हूं विद द बेस्ट स्किल सेट आउट देयर इन माय फील्ड, आई विल डू दैट। ताकि फिर मैं अमेरिका जाऊं, जाके डिग्री करूं, चाहे वो मास्टर्स है, चाहे वो पीएचडी है, व्हाटएवर डिग्री है, मैं वो करूं, और करने के बाद फिर मैं 3 साल अमेरिका के अंदर अपनी ओपीटी के ऊपर अपना एक्सपीरियंस और अपना प्रोफाइल को जो है वो पॉलिश करूंगा, और अमेरिकन मार्केट के लिए अपने आप को जो है ना वैल्यूबल साबित करूंगा। आइडियली पाकिस्तान के अंदर एक्सपीरियंस गेन करें और फिर जाए। लेकिन अगर आपको बहुत जोर से आएगा, या लेट्स से आप पहुंच गए हैं अमेरिका और आप ऑलरेडी ये कर चुके हैं कि आपने विदाउट एक्सपीरियंस, या इस साल आप जा रहे हैं या अगले साल आप जा रहे हैं, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, यू स्टिल हैव अ चांस। दैट चांस इज ओपीटी। ओपीटी को यूटिलाइज करके अपनी जो प्रोफाइल है उसको बिल्ड कर ले, ताकि आगे जाके एम्प्लॉयर आपको कर दे स्पॉन्सर। और क्योंकि अब वो लॉटरी वाले चक्कर में तो आप जाएंगे ही नहीं, अब तो क्योंकि एप्लीकेंट ही नहीं होना। वो जितना मिस यूज कर रहा था H1 सिस्टम को, जितना बंदा है, वो सारे का सारा बंदा फारिग है, उस बंदे ने होना ही नहीं है आपके कंपटीशन के। अगली जो चीज है ना वो है कि जी कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं जो कि मेरे नजदीक इस वक्त होंगी सबसे ज्यादा एट एन एडवांटेज। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये एरियाज तो नंबर 1 पर। इनके अंदर अगर आप काम कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं या आपकी, तो आप अमेरिका ही जाए। H1B किसी एम्प्लॉयर ने नहीं सोचना कि यार $1,00,000 उधर $5 लाख भी मांगी था गवर्नमेंट कि यार हमें H1 के $5 लाख तो वो दे देंगे एज लॉन्ग एज यू हैव द स्किल सेट। फिर इसी तरह साइबर सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग, बायोटेक, ये सारी फील्ड्स मैंने आपके सामने रखी हुई है। देखिए एनीथिंग रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव इंजीनियरिंग, इफ यू आर एन एनालिटिकल माइंड, इफ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, इफ यू आर अ क्वांटिटेटिव गाय, इफ यू आर एन इंजीनियरिंग गाय, you have all the opportunities. I always used to talk about it even
व्हेन आई वाज इन द यूएस एज अ स्टूडेंट आई वाज लाइक यार ये क्या सिस्टम है कि मैं कॉर्नेल से पढ़ के हार्वर्ड से कोई बंदा पढ़ के इंजीनियरिंग के अंदर डिग्रियां करके और बैठा हुआ है और वो H1 के लॉटरी के अंदर बैठा हुआ है। मतलब आफ्टर ऑल ऑफ दैट एफर्ट आप H1 के लॉटरी सिस्टम में बैठे हुए, जबकि आपका जो बाकी आपके लोग हैं जो नहीं होते थे इतने ज्यादा इक्विप्ड और स्किल्ड और इतना ज्यादा उनके पास प्रोफाइल नहीं होती थी, वो आपकी जगह उनकी किस्मत होती थी तो उनको मिल जाता था। आप बैठे रहते थे, आप शक्ल देखते रहते थे, आप रिजेक्ट हो जाते थे, आप इधर उधर धक्के खाते रहते। तो ये सिस्टम जो है ना, इससे कम से कम वो बंदा फारिग हो गया है जो मेरिट का बंदा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि इस सिस्टम के आने से मेरिट थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया कि अब बहुत ज्यादा मेरिट के ऊपर फोकस है, मेरिट ही मेरिट है। अगर मेरिट बहुत अच्छा है तो आप आगे थ्राइव करेंगे, वरना आप फारिग हो जाएंगे। अब जैसे ये जो प्रोफाइल्स हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं, मैं तो समझता हूँ कि वो आफ्टर दिस पॉलिसी, अगर आप जनरल मैनेजमेंट टाइप चीजों के अंदर, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, जेनेरिक बिजनेस टाइप रोल्स के अंदर, एंट्री रोल्स के अंदर बैठे हुए, क्वालिटेटिव रोल्स में बैठे हुए जिसमें कोई क्वांट नहीं है, कोई डेटा साइंस नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई इंजीनियरिंग, कोई एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, यू डू नॉट हैव अ फ्यूचर इन अमेरिका नाउ विद दिस H1B वीजा। बिकॉज ना तो आपकी इतनी सैलरीज होती है अमेरिका में इन फील्ड्स के अंदर कि वो कोई एम्प्लॉयर जस्टिफाई कर पाएगा आपकी $1 लाख आप इन्वेस्ट करना। वो सारा टैलेंट आपको अमेरिका में वैसे ही लोकल मिल जाता है, जरूरत ही नहीं उनको एक बाहर से बंदा इस चीज के अंदर रखने की। बेस लेवल प्रोग्रामिंग, बेस लेवल कंप्यूटर साइंस, बेस लेवल किस्म के एंट्री लेवल रोल सब फर्क है। हाइंग पेड रोल्स हैं, जैसे देखें ऑब्वियसली सेंस बनती है ना कि अब मैं अगर एक एम्प्लॉयर हूं, मैंने एक बंदे को $4 लाख $3 लाख के रोल पे रखना है, तो मेरे लिए क्या $1 लाख उसको देना मसला नहीं है वन टाइम H1B। तो जितने भी ऐसे रोल्स हैं जहां पे सैलरीज बहुत ज्यादा है, $1.5 $2 लाख या उससे ऊपर की सैलरीज चल रही है, 2 2.5 3 लाख, उन रोल्स के ऊपर एम्प्लॉयर वुड बी विलिंग टू स्पॉन्सर एंड गिव यू दैट मनी। जैसे कि सीनियर डेटा साइंटिस्ट है, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स है, बायोटेक रिसर्चर्स हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं टेक इंडस्ट्री के अंदर, स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स हैं, फिनटेक के लोग हैं, फाइनेंस के लोग हैं, क्वांटिटेटिव फाइनेंस के लोग हैं। ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये हायर सैलरी भी इनको मिलती है और द एम्प्लॉयर विल बी एबल टू जस्टिफाई स्पॉन्सरिंग दोस पीपल। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, आपके पास 5 6 7 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस है, मैं उसी बात पे दोबारा आ रहा हूँ कि देखें, इफ यू हैव एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बिकॉज आप ऑलरेडी एक पक्की पकाई खीर है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, और अमरीकी एम्प्लॉयर ने आपको खाना है और आपके ऊपर वो $1 लाख एक्स्ट्रा भी पे करते हैं। यू आर इन अ डोमेन विच इज हाईली स्पेशलाइज्ड, हाईली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, हाईली स्टेम रिलेटेड, तो इट इज द बेस्ट टाइम टू बी इन अमेरिका। बिकॉज आपकी वहां पे सैलरीज भी होनी है और आपको एम्प्लॉयर वो पे भी करने को तैयार होगा। एक बंदा है जो लेट्स सपोज स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट है, मैकेंजी में काम करता है, अब वहां पे $250,000 300,000 उसकी वैसी तनख्वाह होनी है, उसके ऊपर $1 लाख कोई भी दे देगा। या कोई बंदा है जो एप्पल में काम करता है, वो एज सॉफ्टवेयर डेवलपर है या टेक डेवलपर है या कंप्यूटर इंजीनियर है, तो वो उसको अगर $2 लाख $2.5 लाख कंपनी ऑलरेडी पे कर रही है और एक ऐसे रोल पे बैठा हुआ है जो कि इतनी सैलरी उसको ऑलरेडी मिल रही है, उसको एम्प्लॉयर $1 लाख उसके बिहाफ पे दे देगा। तो दीज आर द काइंड ऑफ रोल्स, इफ यू आर एमिंग फॉर दीज रोल्स, डेफिनेटली दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। फिर उसके बाद टॉप फर्म्स जितनी भी देखें अमेरिका के अंदर, जितनी भी आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम सुने हुए ना, एप्पल, गूगल, फेसबुक, मेटा, अमेजॉन, एनवीडिया और AMD और इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट और मैकेंजी और बेन एंड कंपनी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये बिगेस्ट रिक्रूटर्स ऑफ इंटरनेशनल टैलेंट। इनका गुजारा नहीं है इंटरनेशनल टैलेंट के बगैर। दे नीड दैट, दे नीड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, एनालिटिकल माइंड्स, क्वांटिटेटिव माइंड्स। ये लोग हैं जो कि पास्ट में भी सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टैलेंट हायर करते थे, अभी भी करेंगे और ये उसके लिए पे भी करेंगे, उनके पास पैसे भी है। बट अगर आपका मकसद है कि भाई छोटी मोटी कंपनी में नौकरी मिल जाए, कोई स्टार्टअप में घुस जाऊं, इधर उधर लेफ्ट राइट में सेट हो जाऊं अमेरिका में, वो नहीं होता। दोज पीपल डोंट हैव द मनी, दे डोंट हैव द पॉकेट्स। उस तरह की कंपनीज के अंदर जो है ना, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप बड़ी कंपनीज को अगर टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर एम कर रहे हैं, दोज आर योर गोल्स, या यू आर वर्किंग इन अ डोमेन जहां पे उन एरियाज के अंदर आप इवेंचुअली उन कंपनीज में जा सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए वंस मतलब इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगेन जस्ट टू समराइज, देखें बात पता है क्या है, मैं वही बातें जो मैं बार बार अभी कर चुका हूं, कई दफा रिपीट भी कर चुका हूं, मैं उन्हीं को दोबारा दोहराऊंगा कि देखें, थिंक लॉन्ग टर्म, बिल्ड योर प्रोफाइल इन पाकिस्तान। इंजीनियरिंग में आप, इकोनॉमिक्स के अंदर है, फाइनेंस में है, कंप्यूटर साइंस में है, इलेक्ट्रिकल में है, जिसमें मर्जी है, अगर आप स्टेम और क्वांटिटेटिव के अंदर है ना, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम फॉर यू टू बी इन अमेरिका। बिकॉज ट्रम्प ने वो खपी खत्म कर दी है। वो जो फजूलियात चली आ रही थी ना कि यार अमेरिका पहुंचो, कहीं पे भी कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय की भी नौकरी ले लो और उसके बाद अपने आपको ऑन पेपर शो कर दो किसी लेफ्ट राइट कंपनी के एम्प्लॉय के तौर के ऊपर और H1 में घुस जाओ, वो वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। योर पार्ट टू ग्रीन कार्ड वुड बी सीमलेस। आप पाकिस्तान में एक्सपीरियंस आपके पास पहली है, प्रोफाइल आपकी पहली बिल्ड हुई हुई है, रिसर्च वर्क आपके पास पहली है, यू हैव द स्किल सेट। आप अमेरिका पहुंचते हैं, लैंड करते हैं, डिग्री करते हैं, मेहनत करते हैं, OPT पे जाते हैं, अपनी लोकल अमेरिकन स्किल डेवलप करते हैं, लोकल मार्केट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद आपको एम्प्लॉयर भी पे करता है, आप उस पॉइंट तक एक ऐसे रोल में भी पहुंच जाते हैं जो कि अच्छी सैलरी पे करने वाले रोल्स होंगे, एम्प्लॉयर के लिए जस्टिफाई होगा,
$1 लाख पे करना, आप एक इवेंचुअली किसी अच्छी कंपनी में भी जा सकते हैं। ये सारी चीजें जो होंगी ना आपके पास वो आगे आ जाएंगी, और उसके बाद क्या होगा, आपको किसी लॉटरी में जाना नहीं होगा। आप सीधा सीधा अपना केस फाइल करेंगे, आपका केस अप्रूव होगा, आप सीधा H1 के अंदर आएंगे, H1 के बाद आप सीधा आगे ग्रीन कार्ड में चले जाएंगे, चक्कर ही सारा आपका खत्म हो जाए। मेरी डेफिनेटली इस पॉलिसी को लेके थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं कि यार ये अभी भी काफी लोग इसमें ज़ाहिर डिसएडवांटेज हो जाएंगे, लेकिन पास्ट पॉलिसी के कंपैरिजन में दिस इज अ फार बेटर पॉलिसी, बट ऑफ कोर्स इट हैज प्रॉब्लम्स। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ सीमलेस पॉलिसी, बट आई थिंक कि अमेरिका इसको परफेक्शन की तरफ लेके जाएगा, इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स लाएगा। ये भी हो सकता है कि इन द नियर फ्यूचर आप देखें कि यार पीपल इन सर्टेन एरियाज, इन सर्टेन डोमेन्स, इन सर्टेन फील्ड्स, जो कि खास किस्म का कोई एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, जिनके पास खास किस्म की कोई स्किल सेट है, हो सकता है कि उनको ये लोग ये $1 लाख की फीस माफ कर दें या कम कर दें, या कोई टॉप टेक कंपनीज के साथ किसी ऐसे रोल्स में लोग बैठे हुए हैं जो कि बहुत हाई टेक रोल्स हैं, तो वहां पे उनको उनके उनके रोल्स कम कर दें। लेकिन अगर एक बंदा मिसाल के तौर पे पहले अमेजोन में काम करता था एज अ क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर और अ क्वालिटी टेस्टर, ही विल नॉट गेट इन, बिकॉज अमेजोन को जस्टिफाई नहीं होगा उसके $1 लाख पे करना। वो अगर एक बंदा 90,000 $80,000 पे अमेजोन ने रखा हुआ है, व्हाई वुड दे पे $100,000 फॉर द H1B? दे वुड नेवर डू दैट, बट दे वुड पे दैट मनी टू समवन, फॉर समवन जो कि 2-2.5 लाख की नौकरी पे बैठा है, कंप्यूटर इंजीनियर है, डेवलपर है, कुछ तरह का चीज है, AI मशीन लर्निंग इंजीनियर है, उसके लिए वो पे कर। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इस वक्त अगर आप इन डोमेन्स के अंदर हैं जिनका मैंने इस वीडियो में जिक्र किया है, प्लीज अपने आप को पोजीशन करें। दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिल्ड क्रेडिबिलिटी एट होम, यूज OPT टू योर एडवांटेज, एंड देन बी प्रिपेयर्ड टू प्रूव योर वर्थ इन दैट एनवायरमेंट। अगेन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी।